एन्यूरिज्म की बात करते हैं। तो एन्यूरिज्म क्या होता है? एक बल्ज होता है वेसल के अंदर। ये दो तरह का हो सकता है, ट्रू एन्यूरिज्म और स्यूडो एन्यूरिज्म। तो जो ट्रू एन्यूरिज्म होता है उसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड वेसल की चारों लेयर होती है उनका एन्यूरिज्म देखने को मिलता है, ऑल लेयर्स बल्ज। अब ये सिमेट्रिकल फॉर्म में हो सकता है तो उसे हम फ्यूजी फॉर्म कह सकते हैं, असिमेट्रिकल फॉर्म में हो सकता है तो उसे हम सेक्युलर या फिर बेरी एन्यूरिज्म कहते हैं। इसके अलावा स्यूडो एन्यूरिज्म, इसके अंदर देखो इस तरीके से बनता है हेमेटोमा, पल्सेटाइल हेमेटोमा कहते हैं इसको। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे ट्रिपल ए, एब्डोमिनल अओर्टिक एन्यूरिज्म। मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है इसका एथेरोस्क्लेरोसिस। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर बताइए एब्डोमिनल अओर्टिक एन्यूरिज्म का, तो उसके अंदर आंसर होगा एथेरोस्क्लेरोसिस। क्योंकि जो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होता है वो रिलीज़ करवाता है एमएमपीज, मैट्रिक्स मेटेलो प्रोटीनेज। ये ट्रिपल एज जो होते हैं, ट्रिपल एज ही बोलूँगा मैं इसे, एब्डोमिनल अओर्टिक एन्यूरिज्म को, मोस्ट कॉमनली अराइज होते हैं बिलो रीनल आर्टरीज, मतलब कि L2 लेवल के नीचे। L2 लेवल के नीचे ही क्यों? क्योंकि L2 लेवल के नीचे जो एब्डोमिनल अओर्टा होती है वो लैक करती है क्या, वासा वेसोरम। हम्म हम्म कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, कॉम्प्लिकेशन होती है जब ये एन्यूरिज्म रप्चर करता है, और ये एन्यूरिज्म रप्चर करता है जब इसका डायमीटर मोर देन 5 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ये मोर देन 5 सेंटीमीटर आपको याद रखना पड़ेगा, इट इज़ इम्पोर्टेंट। इट प्रेजेंट्स विद अ ट्रायड। क्या ट्रायड है? पल्सेटाइल एब्डोमिनल मास देखने को मिलता है, सडन ऑनसेट लोअर बैक पेन देखने को मिलता है। इसके अलावा हमको देखने को मिलता है हाइपोटेंशन फ्रॉम ब्लड लॉस। तो ये ट्रायड है जो हमें देखने को मिलता है। क्या क्या है? पल्सेटाइल हेमेटोमा है, पेन है, फ्लैंक पेन है, और ब्लड लॉस है ड्यू टू हाइपोवोलीमिया, क्योंकि बहुत सारा ब्लड लॉस हुआ है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस भी एक कॉम्प्लिकेशन है, किसकी? रप्चर की। अब बात करते हैं थोरेसिक अओर्टिक एन्यूरिज्म की, तो ये लेस कॉमन होता है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। इसके लिए मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो एथेरोस्क्लेरोसिस नहीं होता है, जबकि क्या होता है इसके लिए? सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन। ये होता है मोस्ट कॉमन कॉज किसके लिए? थोरेसिक अओर्टिक एन्यूरिज्म के लिए। तो ये सिस्टिक मीडियल डीजनरेशन क्यों होता है? ड्यू टू कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ लाइक मार्फन सिंड्रोम ले लो, हाइपरटेंशन ले लो, ठीक है। टर्शरी सिफिलिस के अंदर भी हमें कौन सा देखने को मिलता है? उसके अंदर हमें देखने को मिलता है थोरेसिक अओर्टिक एन्यूरिज्म, क्योंकि स्मॉल वेसल वेस्कुलाइटिस कराता है कोज टर्शरी सिफिलिस इन द वासा वेसोरम ऑफ थोरेसिक अओर्टा विच लीड्स टू एन्यूरिज्म। अब बात करते हैं कि ये जो एन्यूरिज्म की हम बात कर रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट होता है इसका ईवार, एंडोवेस्कुलर अओर्टिक एन्यूरिज्म रिपेयर, और इसी ईवार की एक कॉम्प्लिकेशन होती है एंडोलीक। अब एंडोलीक क्या होता है? इट इज़ एन एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट आउटसाइड द स्टेंट ग्राफ्ट एंड विद इन द एन्यूरिज्म सेक। तो इसके अंदर एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि टाइप 2 एंडोलीक जो होता है उसमें क्या देखने को मिलता है? एक रेट्रोग्रेड लीक देखने को मिलता है फ्रॉम द लंबर और इन्फीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। ये रटने वाली चीज़ है, ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि देखो कोई सा भी एन्यूरिज्म जो सिम्टोमेटिक है या फिर जो रप्चर कर चुका है तो उसमें हम क्या करते हैं? सर्जिकल रिपेयर करते हैं। अब बात करें अगर असिम्टोमेटिक की, तो अब्डोमिनल अओर्टिक एन्यूरिज्म जो कि असिम्टोमेटिक है उसका रिपेयर करते हैं जब वो मोर देन 5.5 सेंटीमीटर हो जाता है। उसी तरीके से असेंडिंग थोरेसिक एन्यूरिज्म जो कि असिम्टोमेटिक है, मोर देन 5.5 सेंटीमीटर। लेकिन अगर डिसेंडिंग थोरेसिक अओर्टिक एन्यूरिज्म है तो इसके लिए कितना होना चाहिए? मोर देन 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। पोप्लिटियल आर्टरी एन्यूरिज्म की बात करें तो मोर देन 2 to 3 सेंटीमीटर ही है इसके लिए। तो अब बात करते हैं हम अओर्टिक डिसेक्शन की। अओर्टिक डिसेक्शन क्या होता है? रिस्क फैक्टर क्या है? थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी हो गया। इस तरीके से एक फॉल्स ल्यूमेन बन जाती है अओर्टिक डिसेक्शन। एलर डेनलॉस सिंड्रोम के अंदर भी देखने को मिल सकता है ये। इसके अंदर सडन टीयरिंग चेस्ट पेन होता है जो कि रेडिएट करता है अपर बैक में,
बिटवीन शोल्डर ब्लेड। तो इसके ये जो पेन का ये जो नेचर है वो हमें याद होना चाहिए, किस तरीके का पेन होता है। इसके अलावा इसकी दूसरी खासियत होती है कि जो दोनों आर्म होती है उसके अंदर ब्लड प्रेशर कैसा होता है, अनइक्वल होता है। इसके अलावा अओर्टिक रिगर्जिटेशन मरमर भी देखने को मिलता है। ये 3 बातें इसके लिए स्पेसिफिक है, इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं डी बेकीज क्लासिफिकेशन ऑफ अओर्टिक डायसेक्शन। देखो अओर्टिक डायसेक्शन के 2 क्लासिफिकेशन होते हैं, एक होता है स्टैनफोर्ड टाइप ए, एक होता है स्टैनफोर्ड टाइप बी। स्टैनफोर्ड टाइप ए के अंदर डी बेके टाइप 1 और 2 आता है, और स्टैनफोर्ड टाइप बी के अंदर डी बेके 3 आता है। तो इनको समझते हैं क्या होता है ये। जो टाइप 1 होता है, टाइप 1, इट इन्वॉल्व्स द असेंडिंग अओर्टा एंड द डिसेंडिंग अओर्टा। टाइप 2 के अंदर सिर्फ असेंडिंग अओर्टा। तो मतलब जो डी बेक की क्लासिफिकेशन टाइप 1, टाइप 2 या फिर जो स्टैनफोर्ड ए होता है ना, ए, उसके अंदर असेंडिंग अओर्टा का होना बहुत ही मस्ट होता है। अगर असेंडिंग अओर्टा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ डिसेंडिंग अओर्टा का इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे कहेंगे हम डी बेक की टाइप 3 या फिर स्टैनफोर्ड टाइप 3। ठीक है। तो जो टाइप ए होता है यानी कि डी बेकी 1 और 2, उसका ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल इंटरवेंशन। जबकि डिसेंडिंग जो होता है टाइप बी या डी बेकी टाइप 3, उसे मैनेज किया जाता है नॉन ऑपरेटिवली एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। सर्जिकल इंटरवेंशन इज इंडिकेटेड इन कॉम्प्लिकेटेड केसेस इफ द पेन इंक्रीजेज और व्हेन देयर इज एविडेंस ऑफ मैल परफ्यूजन ऑफ ऑर्गन्स एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। ये देखो डिसेक्शन है तो कैरोटिड डिसेक्शन होगा तो ये स्ट्रोक कोज करा सकता है, सीलियक में होगा तो ये अक्यूट मेसेंट्रिक इस्कीमिया करा सकता है, रीनल आर्टरी में जो होगा तो अक्यूट किडनी इंजरी, कोरोनरी आर्टरी में हुआ तो एमआई। सो दिस इज ऑल अबाउट द aortic dissection.